अरे यार आज सही सरकार हो गई है, सभी फोन अपना लगाए। ये वाला लोगों को देखा आपने? अरे क्या चलो कल हम लोग पढ़ रहे थे, कल कहाँ क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास में हमने कल क्वेश्चन दिए थे करने के लिए। कल कुछ घर से क्वेश्चन दिए थे करने के लिए। अरे एक तो दिया था, करके लाए। सबसे बड़ी बात यह है करके लाए। एक दिया था लेकिन करके लाए क्वेश्चन, है ना? करा क्वेश्चन आगे अभी ये इसके साथ आएगा, इसके साथ आएगा, ये जी 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 मैं इसको ऐसे लिखा, ये हो गया कल हम लोगों ने बात करी थी, ठीक है? मैंने क्वेश्चंस दिए थे। मैंने क्वेश्चंस में आपसे कहा था आप लोगों को सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है, ठीक है? अब उसके अगले हम लोग पढ़ते हैं, ठीक? सेंटर ऑफ मास के बारे में। अब देखो ठीक है, देखो एक मैंने तुम्हें फार्मूला बोला था सर, आर सेंटर ऑफ मास का फार्मूला होता था। आर सेंटर ऑफ मास का फार्मूला था m1 r1 m2 r2 m3 r3, ऐसे जाता था वो अपॉन m1 m2 m3, इस प्रकार से चलता था, ठीक? हाँ, अब देखो सर अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dr ओवर dt। dr ओवर dt देखो m1 ऐसे ही r1 का किया तो क्या हो गया dr1 ओवर dt, m2 dr2 ओवर dt, m3 dr3 ओवर dt, इस प्रकार से बढ़ता रहेगा अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। इधर देखो डिफरेंशिएशन उसी चीज का होता है जो वैरी करता है। वैरी मतलब जो चेंज होता है, ठीक है? तुम्हें पता है मास चेंज नहीं हो रहा है। जब मास चेंज नहीं हो रहा है, देखो यहाँ पर r है, r क्या होती है? डिस्टेंस। डिस्टेंस चेंज हो सकती है, ठीक है? तो डिस्टेंस को चेंज किया तो dr ओवर dt। सर यहाँ पर मास चेंज हो नहीं सकता, इसलिए मैंने m1 को ऐसे ही रहने दिया, कांस्टेंट है dr1 ओवर dt। इसी प्रकार से यहाँ पर हम इस प्रकार से ले गए। उसके बाद में नीचे m1 प्लस m2 प्लस m3 इस प्रकार से चलता है। हम लोग जानते हैं सर dr ओवर dt होता है हमारा वेलोसिटी, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये हो गया m1 v1, ये हो गया m2 v2, ये हो गया m3 v3, इस प्रकार से चलता रहा अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है? ये फार्मूला आया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर मैंने कहा कोई ऑब्जेक्ट एक चल रहा हो, उसका मास दिया हो, वेलोसिटी दी हो, और एक ऑब्जेक्ट और चल रहा हो, दोनों का अगर मैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछूंगा तो हमें इस फार्मूला में हमको क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा, ठीक है? इतना उतारो, फिर मैं इससे क्वेश्चन कराऊंगा, बता रहा हूँ।
टेस्ट हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, टेस्ट। हेडिंग डाल लेना, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। पता है बहुत से बच्चे यूपीएससी में अपने दिमाग लगाते हैं कि कुछ लोग तुमने सुने होंगे कि इंटर पास किया, अरे अब तो हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे। एक बात सोचो, यूपीएससी में बेटा ग्रेजुएशन मांगता है, ठीक है, ग्रेजुएशन मांगता है। अगर आप डाटा उठा के देखो, अगर आप डाटा उठा के देखोगे तो आप पाओगे लगभग 60 से ऊपर % यूपीएससी इंजीनियर निकालता है। और बाकी एमबीबीएस बच्चे इसलिए नहीं जा पाते, तो अपने जीवन वैसे बहुत सेटल हो चुके होते हैं, तो वो उतना नहीं जाते। लेकिन जो एमबीबीएस जाते हैं वो डॉक्टर बन भी जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे जानने वाले इसमें जो बन गए डॉक्टर, वो यूपीएससी निकाला है। तो अब इसमें एक चीज़ देखो तुम लोग, एक बच्चा है, पढ़ने में दिमाग कभी है नहीं, ठीक है, ना तो उसे नीट निकाल मिल रहा है और ना उसे ढंग का कोई कॉलेज मिल रहा है आफ्टर 12th के बाद में। तैयारी करेंगे हम यूपीएससी की, जब तुम यहीं पर पिछले हुए हो, और जब कोई बच्चा आईआईटी से या डॉक्टर बन के जब आएगा, उसका ब्रेन उसी हिसाब से फास्ट होता है, उसके सामने तुम टकराओगे तो कैसे टकरा जाओगे भाई, लगे रहो, मतलब ये नहीं, ये चीज़ है। यूपीएससी से बनते क्या है? बहुत सी चीज़ें हैं, डीएम होते हैं, एसएसपी होते हैं, एसपी होते हैं, बहुत सी जो बनकी जो होती है वो सब कुछ से आती है। ये उतार लिया, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐसे हो जाता है, ठीक है। अरे हटा ना, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। खत्म करें इसको। अब देखो सर जी, जैसे ये मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, देखो ये मेरा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का ये फार्मूला है। अगर मैं इसको, नमस्ते, अगर मैं इसको, चलो, अगर मैं इसको अगेन डिफरेंशिएशन करूं, देखना dv ओवर dt, m1 ऐसे ही सर b1 का करूं तो dv1 ओवर m2 ऐसे ही, db2 ओवर m3 ऐसे ही, db3 ओवर dt ऐसे चलता रहेगा ये, अपॉन मास देखो m1 प्लस m2 प्लस m3 ऐसे चलता रहेगा। ऊपर देखो बेटा dv ओवर dt होता है तुम्हारा a सेंटर ऑफ, ये हो जाएगा m1, ये हो गया a1, m2 a2, ये हो गया m3 a3 अपॉन m1 m2, ठीक है। ये a सेंटर ऑफ मास का फार्मूला होता है, ठीक है। b सेंटर ऑफ मास का फार्मूला क्या था, m1 b1 m2 b2 प्लस m3 b3 अपॉन m1 प्लस m2। इसी प्रकार से इसमें हो जाएगा m1 a1 m2 a2, ठीक है। अंशु सर कैसे आएंगे अब देख लो, तो बच गए कम भी है, लग तो नहीं है अगले बढ़े। अभी नहीं था, ठीक है। अब देखो बच्चों ये फार्मूला, अब देखो इस फार्मूला को मैं अप्लाई करूंगा। मैंने एक क्वेश्चन कहा सिंपल तुमसे, एक देखो मैंने तुमसे कहा मेरे पास एक मास है, कोई भी मास मैंने ले लिया 2 किलोग्राम, ठीक है।
दूसरा मास मैंने ले लिया 3 किलोग्राम, ये इधर चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ये इधर चल रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। मैंने तुमसे कहा फाइंड करो, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन में वेलोसिटी, देखो दो चीजें हैं, एक इधर आ रही है एक इधर आ रही है, इन दोनों का वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर मैं निकालूं तो सर मास कितना है मेरा? अरे यही तो लगेगा m1 v2 अपॉन m1 प्लस, सर m1 कितना है 2, वेलोसिटी 2, m2 कितना है वेलोसिटी -3 वेलोसिटी, अरे ये प्लस का लिया है तो इधर का अपॉन m1 प्लस m2, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 में से 4 गए 5/5, आंसर आ गया -1 मीटर पर सेकेंड, हो गया, ठीक है। एक ये हो गया, चलो अगर ये सरल है चलो ठीक है, मैं दूसरा कर रहा हूँ। बंद करने से ये खोल दे, उतारो। हम जब IIT में थे ना तो जैसे बरसात होती थी तो हमारे हॉस्टल से जो हमारा न्यू लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स था, जो हमारी क्लासेस होती थी वो लगभग ऐसी थी 200-300 मीटर दूर। तो सोचते थे आज बरसात हो रही है, इस क्लास नहीं जाएंगे, तो क्या करते थे अपने ग्रुप में मैसेज डाला, एक भी बच्चा आज क्लास में ना आए, सारे एब्सेंट, टीचर आता देखता और चला जाता, बच्चे हैं नहीं बैठे हुए, छुट्टी, ठीक है। तो वो क्लास को खत्म मान लेते थे, और अगर 5 पहुंच गए या 2 भी पहुंच गए तो वो क्लास पढ़ाता था और सबकी एब्सेंट। और एक दिक्कत बहुत थी IITs के अंदर कि अगर आपकी 75% प्रेजेंट नहीं हुई तो आप चाहे प्रधानमंत्री की औलाद क्यों ना हो गए, एग्जाम में नहीं बैठ सकते। यही में अगर चाहे आपके फादर प्रधानमंत्री हुए, ठीक है, और वहां सोर्स तो किसी प्रकार का चलता ही नहीं था कि हमारे बाप MP हैं, MLA, अरे हो गए MLA अपने घर के, कोई मतलब नहीं था। किस बात की पावर चलाओगे? कोई पावर नहीं, सबके बाप तो पैसे वाले थे वहां पर, सब करोड़पति अरबपति बाप के औलादे थी। हाँ, कोई किसी का नहीं था, बता दिया। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ सर, मैंने एक क्वेश्चन कहा तुमसे, टू मास M1 M2 move with velocity (2i minus 3j) and I plus 4j plus k. Find velocity of center of mass in this combination. इस कॉम्बिनेशन में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बताओ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो और भी सरल बात है। इधर देखो, फिर से वही फार्मूला जो मैंने अभी लिखाया था, क्या B सेंटर ऑफ मास बराबर M1 V1 M2
m1 प्लस m2। सर m1 है 3 और b1 की वैल्यू आ गई 2i माइनस 3j, m2 है 2 और b2 आ गई i प्लस 4j प्लस अपॉन दोनों मासेस को जोड़ दिया तो 3 और 2 5। अब देखो बेटा 6i प्लस 2i 8i 9j माइनस का 9j और प्लस का 8j माइनस का j। के यहाँ पर है नहीं, सिर्फ वहां पर है, तो प्लस 2k अपॉन लो, ये मेरी वेलोसिटी आ गई। ये क्या आ गई? वेलोसिटी। ठीक है, ये मेरी वेलोसिटी आ गई, सिंपल सा। तो अगर ऐसा सिंपल क्वेश्चन रहेगा तो हम इस प्रकार से कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन एक तरीका का और मैं बता दे रहा हूं तुमको, उस तरीके से भी हटा सकता है हल्का सा क्वेश्चन को। अगले बढ़े। हटा दें। अरे ये अपने आप कर लेना, क्वेश्चन तो बता दिया है ना। अब देखो बेटा, एक क्वेश्चन है मेरा, मेरे पास में 1 किलोग्राम का ब्लॉक है जो इधर चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। सही है। एक मेरे पास में और ब्लॉक है जिसका मास है 2 किलोग्राम जो इधर चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, मैंने कहा अगर ये जो एंगल बना रहा है वो मान लो 37 डिग्री है। दो मासेस हैं, दो मासेस हैं, एक जा रहा है सीधे 5 मीटर पर सेकेंड, एक हॉरिजॉन्टल से नीचे की ओर 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मैं तुमसे कहूं इसमें वही BCM पूछा मैंने, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन दिस कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन का वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा। अब देखो सर, अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होते तब तो मैं m1b1 प्लस m2b2 कर देता अपॉन m1 प्लस m2। अगर वेक्टर फॉर्म में होते तब भी मैं लिख देता। अब ये सब किसी एक एंगल पर जा रहा है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन फंस जाए जहां पर वो किसी एंगल पर जाए तो सबसे पहले तो देखो m1 तुम्हारा क्या है 1 किलोग्राम। ठीक है, अब मैंने कहा डायरेक्शन होती है, इधर की डायरेक्शन क्या होती है i j माइनस i माइनस j, यही तो होती है। अगर ये इधर जा रहा है यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है ये सिर्फ i डायरेक्शन में, यानी कि 5i, सिर्फ i डायरेक्शन में 5i। अब मैं अगर इसका कॉम्बिनेशन लूं, सर ये इधर ही तो चल रहा है और ये एंगल है बेटा 37 और इधर क्या है 10। अगर मैं किसी चीज को थीटा की तरफ ले जाता हूं तो वो बन जाता है, अगर इधर लाता हूं तो बन जाता है सर। अब देखो इधर की हो tan cos 37, ठीक है। तो अगर मैं B2 लिखूं यहाँ पर B2, तो सबसे पहले tan cos 37i और ये क्या है बेटा माइनस में, तो माइनस का tan 37j, cos 37 की वैल्यू 4/5 i और इसकी वैल्यू होती है 3/5। ठीक है, 4 2 जा ये हो गया 8i और ये आया 5 2 जा ये हो गया 6। ठीक है, ये 103 नहीं है। ठीक है, अब देखो समझे, m1 भी आ गया, b1 भी, m2 भी पता है और b2 भी। ठीक है, अब बस फार्मूला लगा दो, b सेंटर ऑफ मास हो जाएगा m1 b1
M2B2 अपॉन M1 प्लस सर M1 मेरा 1 किलोग्राम था, B1 मेरा 5 आई, ये 2 था और ये 8 आई माइनस 6। दोनों मासेस को जोड़ दो और क्वेश्चन सॉल्व करके मेरा आंसर आ जाएगा। अगर हम किसी एंगल पर जाएंगे, तो हमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इस प्रकार से निकालना पड़ेगा किसी भी कॉम्बिनेशन का। पहले हमें वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो और वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में इसे इस प्रकार से BCM बराबर M1B1 प्लस M2B2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ये करो, फिर अगला क्वेश्चन एक्सेलरेशन का करा दूंगा। B2 कैसे आया? देखो ये B2 इधर जा रहा है, 10 से जा रहा है। सर ये एंगल कितना है? देखो 37। अगर कोई भी चीज थीटा की तरफ जाती है, थीटा इधर है, अगर इसको इधर ले जाऊंगा तो ये कॉस में बदल जाएगा, 10 ऐसे ही रहेगा और एंगल बन जाएगा cos 37। अगर अब इसका एक कंपोनेंट नीचे होगा, नीचे वाला अगर इधर वाला cos होगा तो इधर वाला sin, ये हो गया tan sin 37। सर अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूं, वेक्टर फॉर्म में, तो ये वाली टर्मिनोलॉजी प्लस आई है, तो tan cos 37 प्लस आई, नीचे वाली क्या होती है? माइनस, तो माइनस tan sin 37 जी, ठीक है। उसके बाद तुम्हें वैल्यूज तो याद करनी पड़ेगी, मैं काफी बार लिखवाया हूँ। sin 37 3/5, cos 37 4/5, sin 53 4/5, cos 53 3/5, ठीक है। ये वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेगी। ये वैल्यूज मैंने रख दी, आ गया। आने के बाद फिर तो M1B1 M2B2 में करीब होगा। इसका आंसर निकाल लो। आंसर में क्या है, इसमें क्या पूछो, जो भी आएगा सही है। अरे आंसर तो निकाल लो ना। मैं आंसर दिया आज, ये मुझे आंसर पता नहीं है ना किसी भी क्वेश्चन में, तो यहीं पर तुम्हारे सामने ही क्वेश्चन लिख देता हूँ खाली। सब बीइंग में बरसात तेज हो रही है, हल्की हो गई, बरसात काफी तेज हो रही है। एक बताओ, उधर वाली पूरी रो बताओ। क्वेश्चन है, ये बरसात हो रही है, ये बरसात, मैं किस एंगल पर अम्ब्रेला रखूं वर्टिकल से कि मैं भीगू नहीं? फार्मूला क्या था? क्या फार्मूला था? क्या फार्मूला था कि मैं वर्टिकल से किस एंगल पर अपनी अम्ब्रेला को रखूं कि मैं भीगू नहीं? तो tan थीटा बराबर पता है किसी को? bx अपॉन by, bx अपॉन, और हॉरिजॉन्टल से होता है by अपॉन bx, वर्टिकल से होता है bx अपॉन b, ठीक है, कि मैं भीगू नहीं। सही है, बरसात होता, गन्ने में पानी लगने को हो गया था, गन्ने में पानी लगने को हो गया था, धान में भी इंजन चलने लगे थे गाँव में, गन्ने में पानी लग रहा है। खत्म करें इसको। अब सर जी एक क्वेश्चन ये बताओ मुझे, एक पुली है, 2 मासेस हैं, 3 किलोग्राम और 2 किलोग्राम, ठीक है, 3 किलोग्राम और 2।
मैंने क्वेश्चन में पूछा मुझे बताओ सेंटर ऑफ मास इन एक्सेलरेशन ये ब्लॉक, जाहिर सी बात है अगर इस ब्लॉक को मैं छोड़ूंगा तो एक नीचे की ओर आएगा और एक, मैंने तुमसे पूछा कि मुझे सेंटर ऑफ मास का क्या बताओ, वो एक्सेलरेशन बताओ, इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो तुम बोले सर एक्सेलरेशन जो होता है ए सेंटर ऑफ मास, वो होता है m1 अपॉन m1 प्लस ये होता है, ठीक है। अब सर जी A1 और A2 कैसे निकालें? देखो अगर तुम इसे m1 मानोगे तो इसे क्या मान लो, तो इसके एक्सेलरेशन को A1 मानोगे और इसके एक्सेलरेशन को A2। अब जाहिर सी बात है ए जो बोलेगा मैं पूछ लूंगा उससे क्वेश्चन, ठीक है, इसीलिए बोलूंगा। देखो सर ये कहाँ आएगा नीचे और ये जाएगा, जिससे ये जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा उसी एक्सेलरेशन से ये ऊपर, यानी कि A1 बराबर तो होगा A2 के, लेकिन दोनों क्या है अपोजिट। अगर एक नीचे जा रहा है तो एक कहाँ जा रहा है ऊपर। लेकिन ये एक्सेलरेशन तो निकाल लो, ये एक्सेलरेशन होगा क्या, तो पुली में एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता था, ज्यादा में से कम घटाया g अपॉन m1 प्लस ऊपर आया gy आ गया। अब देखना सर मास कितना है 3 किलोग्राम, नीचे की ओर एक्सेलरेशन g/5, मास कितना है 2, ऊपर की ओर देखो अगर नीचे प्लस लिया है तो ऊपर क्या लेंगे हम लोग माइनस, और नीचे दोनों मासेस को जोड़ दिया 3 + 2, ऊपर अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आंसर ही क्या आएगा g/5 और नीचे क्या है 5, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर घटाया कर लोगे ना ऊपर, आंसर आ गया g/25 मीटर पर सेकंड पर, सही है। हाँ इसमें एक ऑप्शन जो होगा अगर तुमसे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा रहेगा तो एक ऑप्शन ये भी होगा, सही है। कहीं इसे लगाओ g/5 को देख लेना, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक पूछा है या वहां पर कहीं पर सेंटर ऑफ मास मेंशन कर दिया है। अगर सेंटर ऑफ मास मेंशन कर दिया तो समझ जाओ फिर ये वाला फार्मूला लगना है तुम्हारा, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ मास उसमें मेंशन कर देगा तो ये कैसे आ गए आज, ए पीछे कॉर्नर पे कैसे दिख गए आज, रास्ता भटक गए थे, ये बरसात हो रही थी सोचो 1.5 घंटा रुक जाए, सोचा 1.5 घंटा रुक लेगा यार, सही बात। आरती तो कब से आ रही थी, आरतिया तो कब से आ रही थी, वो एक ही दिन आई थी बस टेस्ट वाले। कौन आरतिया, क्या नाम है, आरतिया वही वाली, आप बोल नहीं रहे थे कि बेटा आप तो आ रही थी। अरे उसकी आवाज़ से पहचान जाता हूँ, मुझे नाम से नहीं पता है। उतार लिया ये, ठीक है, खत्म करें। अब तो गया। अरे सर पकौड़े खाने की फोन किया नहीं था उन्होंने, किन नहीं पापड़ खाने के लिए, किसने किसने पापड़ खाने के लिए क्या दिया,
अरे पता नहीं फिर भूल जाते हैं। बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर, बेटा लीनियर मोमेंटम को हम प्रदर्शित करते हैं P से, है ये। और एक फार्मूला हम लोग सीधे जानते हैं कि सर फोर्स, न्यूटन का सेकंड लॉ, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट। सर फोर्स का फार्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, न्यूटन का सेकंड लॉ, ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ। अगर हम इसमें तिरछी गुणा करें तो dp बराबर हो गया f इंटू dt, ठीक है। dp बराबर क्या हो गया, f इंटू। अब देखना, यदि किसी पार्टिकल पर या किसी बॉडी पर, ठीक है, कुल फोर्स 0 लग रहा हो, यदि किसी पार्टिकल पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, ठीक है, या फोर्स लग रहा है तो कुल फोर्स क्या लग रहा है, 0। यानी कि जैसे मैंने अपने हाथ फैलाए, इतना इधर फोर्स भी F लगे, इधर भी F लगे, तो मुझ पर कुल फोर्स कितना लग रहा है, 0। अरे एक दूसरे को क्या करना है, ये कैंसिल आउट, ठीक है। अगर फोर्स 0 हो गया तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब मैं अगर इसका इंटीग्रेशन करूं दोनों साइड, बेटा dp का इंटीग्रेशन तो p हो जाएगा और 0 का क्या रहेगा, 0, लेकिन साथ में एक क्या आता है इंटीग्रेशन में, कांस्टेंट, यानी कि मेरा मोमेंटम क्या आया, कांस्टेंट। सर मोमेंटम का फार्मूला होता है p बराबर mb, p बराबर mb। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो mb भी क्या है, कांस्टेंट। और तुम्हें पता है मास कभी चेंज होता नहीं है, मास कभी चेंज नहीं होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो, अगर किसी बॉडी पर न्यूटन का ये कौन सा नियम है, ये नियम है न्यूटन का फर्स्ट नियम, न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगी, अगर कोई बॉडी चल रही है तो हमेशा चलती रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य फोर्स। फर्स्ट लॉ कहता है कतई यही है, देखो कोई बाह्य फोर्स ना लगाया जाए, बल कितना लग रहा है, 0। अगर कोई बाह्य फोर्स ना लगाया जाएगा तो वेलोसिटी उसकी क्या रहेगी, कांस्टेंट, ठीक है, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट रहेगी, यानी कि वो जिस वेलोसिटी से चल रहा है कोई भी पार्टिकल, वो उसी वेलोसिटी से तुम्हारा चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन ये तभी है जब उस पर कोई भी बल ना लगे, कोई बल लग जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, उतारने से खत्म करें, खत्म कर दूं। देखो बच्चों, अगर ये प्रॉब्लम आ गई और ये तुमको पता है तब तो कर दोगे, अदरवाइज नहीं होगा। सोचना, मेरे पास एक प्लैंक है, प्लैंक क्या होता है, लकड़ी का कोई टुकड़ा, ठीक है, कोई लकड़ी का टुकड़ा है, हाँ कोई लकड़ी का मेरे पास टुकड़ा है। अब क्वेश्चन ऐसे करके कहेगा कि इस लकड़ी के टुकड़े पर मान लो यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, एक कॉर्नर पर एक आदमी खड़ा है,
और ये जो प्लैंक जिस जगह पर प्लैंक ये रखा है, प्लैंक जिस जगह पर ये रखा है वहां पर घर्षण फ्रिक्शन क्या मानना, 0, तभी ये तरीका लगेगा। ठीक है, फ्रिक्शन क्या माना, 0। और ये जो प्लैंक है इसकी लंबाई मैंने मान ली L, प्लैंक की लंबाई मान ली। अब देखो बेटा सर, जाहिर सी बात है अगर इसके मास को मैं स्मॉल m मानूं और प्लैंक के मास को मैंने कैपिटल M मानूं, भाई प्लैंक क्या है, प्लैंक समझ रहे हो, अरे प्लैंक का मतलब हो गया ये तुम्हारा तख्ता। ठीक है, अब तख्ता रखा है कोई घर्षण रहित सरफेस पर, जहां पर घर्षण नहीं, एक तरफ एक आदमी खड़ा है और ये है, इसका मास है कैपिटल M, आदमी का मास है स्मॉल, तो जाहिर सी बात है सर इसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। अब मान लो, देखो इधर देखना, वैसे तो अगर ये आदमी हटा दूं, आदमी हटा दूं तो इसका सेंटर ऑफ मास जस्ट कहां होगा, बीच में, लेकिन इधर मास ज्यादा है, अरे आदमी भी तो खड़ा है, तो इस पूरे सब चीज का मतलब आदमी का भी और ये प्लैंक का भी, दोनों का सेंटर ऑफ मास मैंने यहां माना। भाई जिधर मास होता है उधर तो सेंटर ऑफ मास होता है। अब क्या होगा जरा सोचो, तुम लोग खुद सोचो, एक तख्ते पर तुम खड़े हो और एक तुम एक जगह से अगर दूसरी जगह गए हो, मान लो तुम यहां से यहां गए, यहां से यहां जाओगे तो तख्ता कहां जाएगा, पीछे जाएगा। अगर तुम इधर जाओगे तो तख्ता कहां जाएगा, पीछे। अब ये जो तख्ता है, ये तख्ता मान लो ये तख्ता गया बच्चों, देखो ये तख्ता गया पीछे, ये तख्ता कहां गया, अरे और ये आदमी अब कहां पहुंच गया बच्चों, लास्ट कॉर्नर पर पहुंच गया। तो अगर मैं कहूं तख्ते का तख्ता कितना डिस्प्लेस हुआ, अरे इतना ही तो तख्ता खिसक गया, तख्ता जो खिसका वो इतना। लेकिन एक बात याद रखना, क्या इस पर कोई बाह्य फोर्स लगा, नहीं लगा, कोई बाह्य फोर्स नहीं लगा। अरे आदमी था, आदमी तख्ते पे खड़ा था, नहीं है, और वो चलने लगा, कोई बाहर से कोई बल लगा है क्या, वो तो उसी ऑब्जेक्ट का है। अरे मैं तुमको एक कार में बैठा दूं, ठीक है, और कार रुकी हुई है, मैं कहूं तुम कूदा फांदी करो, कितना ही कूदा फांदी करो, अगर तुमको भी मैंने उस ऑब्जेक्ट में ले लिया है, ठीक है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी पे हम सब देखो बम फोड़ते रहते हैं, ये फोड़ते रहते हैं, वो फोड़ते रहते हैं, तो क्या पृथ्वी अपनी एक्सिस से हट जाती है, क्यों नहीं हट रही है, क्योंकि वो सब सेंटर ऑफ मास एक ही जगह है, ठीक है। नहीं तो पता चली ट्रेन पीलीभीत से भर के गई पूर्णागिरी, ले पृथ्वी का सेंटर ऑफ मास ही चेंज कर दिया, ठीक है। तो अगर तुम कोई भी बंदा अगर किसी भी बॉडी पर एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होंगे तो उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। तो सेंटर ऑफ मास पहले भी यही था, अब भी देखो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं हुई, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज। अब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन इसमें चेंज कब होती, जब बाहर से एक आदमी और आ जाए, बाहर से एक आदमी, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज होगी, सही है। और वैसे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज। अब मैंने तुमसे कहा ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक कितना होगा, प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो देखो इसका फार्मूला होता है x बराबर, प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता है x बराबर, यहां पर क्या है देखो, ये कौन चला, पहले मुझे बताओ कौन चला, बंदा चला, जो चल रहा है उसका मास, और ये बंदा कितना चला, अरे यहां से यहां पहुंच गया, तो ये पूरी लेंथ चल गया L बटे टोटल मास। टोटल मास किसका, आदमी का मास और किसका, प्लैंक का मास। इतना डिस्प्लेसमेंट किधर की ओर, जिधर चल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। जिधर सीधा फार्मूला, जो चल रहा है वो बंदा, जो चल रहा है वो बंदा, जितना चला तो L लेंथ चला तो L अपॉन टोटल ऑब्जेक्ट का मास, इसका मास कैपिटल है, स्मॉल n, इसका मास कैपिटल है, नीचे दोनों को जोड़ दिया, ये तुम्हारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया।
किसका डिस्प्लेसमेंट है ये? प्लैंक का। किसका डिस्प्लेसमेंट है? अच्छा, प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट ये है। अगर मैं कहूं मैन का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मैन का डिस्प्लेसमेंट इधर देखो, मैन का डिस्प्लेसमेंट इतना ही तो हुआ। अरे यही, सॉरी, यही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ मैन का, ये वाला। ये लेंथ क्या होगी बेटा? अरे लेंथ क्या होगी? L माइनस इतना ही तो मैन डिस्प्लेसमेंट हुआ। प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट ये है और मैन का डिस्प्लेसमेंट L माइनस। ये उतारो, फिर एक क्वेश्चन कर रहे हैं लोग, ये उतारो क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, उतारते रहो, फिर मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ। एक आदमी है, मान लो 4 आदमी है, वो नाव में बैठे, ये नाव के एक सिरे पर है, नाव का सिरा होता है ना, और वो नाव खड़ी हुई है, रुकी हुई है, और वो नाव के एक सिरे से जाके अब दूसरे सिरे चले गए, पैदल पैदल चल के चले गए। क्या नाव का सेंटर ऑफ मास चेंज होगा? नहीं होगा। सेंटर ऑफ मास चेंज सही। अब बताओ, एक नाव खड़ी हुई है, आदमी नाव से बाहर है, आदमी नाव से कहाँ है? बाहर। अब मैं नाव के ऊपर जाके खड़े हो गए, क्या सेंटर ऑफ मास चेंज होगा? अब होगा। अरे बाहर से नहीं आ गए, कहाँ से आ गए? बाहर से। अगर कोई भी चीज, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कुछ भी चीज बाहर से आ जाती है तो सेंटर ऑफ मास चेंज होगा, तो सेंटर ऑफ मास चेंज होगा, अदरवाइज सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होता है। ठीक है, खत्म करें इसको। ये सिंपल ट्रिक है बेटा, ये किताबों में मास सेंटर, एक्स सेंटर ऑफ मास m1 r1 m2 m1 x1 m2 x2 ऐसे करके करा होता है। ठीक है, बहुत लेंथी होता है और छोटी सी है, बस इससे कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को। ठीक, और भी इसके क्वेश्चन को ट्राई करते हैं सॉल्व करवा देंगे। उतार लिया? तुम लोग 10-12 घंटे सो रहे, नहीं सो रहे हो? कम से कम 14 घंटे सो। अब तो वैसे भी धीरे धीरे ठंडे आने वाली हैं, तब तुमको रजाई और पकड़ेगी, नहीं है? और ऊपर वाले की कृपा से काफी दिनों से मौसम ठंडा है ना? मौसम ठंडा है तो नींद भी अच्छी आएगी तुम लोगों को। अब तो लाइट चली जाती है तब भी सो जाते हो तुम। खत्म करूं इसको? खत्म करूं? अब देखो ये बच्चों, ये बताओ मुझे, एक लैडर है, उस लैडर पर ऐसे बताना है खाली, ठीक है? उस लैडर पर एक इंसान है, इंसान का मास है 7 किलोग्राम, लैडर का मास है 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, सही है? मैंने कहा इसकी लेंथ है 5 मीटर, इसकी लेंथ क्या है? 5 मीटर, ठीक है? यदि ये आदमी जो मैन है, मैन जो है वो एक जगह से कहाँ पहुंच जाए? अपोजिट पॉइंट पहुंच जाए। कहाँ पहुंच जाए? अपोजिट पॉइंट, ठीक है? बताओ प्लेन का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यदि आदमी एक पॉइंट से कहां गया? सही है? अब देखो कितना सरल क्वेश्चन हो गया था। देखो सर, प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट x बराबर कौन गया? आदमी। आदमी का मास 7,
कितनी दूर हियन से यहाँ गया तो कितना चला, तो 7 गुणा 5 बटे टोटल मास 17 क्या हो गया 35 बटे 17, ठीक है नहीं 17.34, ठीक है 2 पॉइंट कुछ मीटर, ठीक है 2 पॉइंट कुछ मीटर क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। किसका डिस्प्लेसमेंट है, प्लैंक का। और अगर मैन का पूछता तो 5 माइनस 2 पॉइंट जो भी आता, ठीक है सही है, सिंपल क्वेश्चन हो गया, सही है क्वेश्चन उतार लिया, अभी नहीं हुआ अच्छा, अगले क्वेश्चन। कितनी जल्दी है। हो गया बता लिया। अगले वाले, अब देखो ये तो मेरा क्या था, प्लैंक का था, ठीक है। अब जरा सोचना, कर लोगे बहुत सही है तो ठीक कर दूंगा। देखो बच्चों मेरे पास में एक बोट है, ठीक है ये पानी में है, एक बंदा यहाँ खड़ा है जिसका मास है 3 किलोग्राम, एक बंदा यहाँ खड़ा है जिसका मास है 4 किलोग्राम, और ये बोट की जो लेंथ है वो 10 मीटर है। कितनी है 10 मीटर, ठीक है। अब वही क्वेश्चन रही, if man A and B exchange their position, exchange their then find displacement of boat, A डिस्प्लेसमेंट ऑफ, अगर ये इंटरचेंज कर लें अपनी पोजीशन, यानी कि ये बंदा उधर पहुंच जाए ये बंदा इधर पहुंच जाए, ठीक है। अगर इंटरचेंज कर लेंगे तो इस नाव का डिस्प्लेसमेंट किधर होगा और कितना होगा, ठीक है ये बताना है, सही है। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले देखो एक बात करो, सबसे पहले सर ये जब चलेगा तो ये पीछे धक्का देगा इसको, और जब ये चलेगा तो ये इधर धक्का देगा, कौन सा ज्यादा धक्का देगा, जिसका वेट ज्यादा है और जिसका मास ज्यादा है, तो ये ज्यादा धके आएगा पीछे, ये कम धके आएगा पीछे, तो कुल मिला के नाव किधर जाएगी, इधर की ओर जाएगी। अब करना कुछ नहीं है, बस फार्मूला वही लगाओ, दोनों के मास घटा दो, क्योंकि ये इसको क्या करेगा अपोज करेगा ना, ये ले जाएगा इधर, ये ले जाएगा इधर, कुल मिला के इधर गई, तो देखो 4 में से क्या घटा दो 4 माइनस 3, कुल दोनों कितने चले 10 अपॉन टोटल मास। मैंने बोट का मास नहीं दिया है ना, अगर बोट का मास नहीं दिया है तो इन्हीं दोनों के जोड़ दो, सही है। और बोट का मास दिया होता तो साथ में बोट का मास भी नीचे लगा देते, ठीक है।
कितना आ गया 10/7 मीटर। ये जो बोट है यहाँ से इसका जो कोना होगा वो 10/7 मीटर इधर जा चुका होगा, ठीक है, 10/7 मीटर इधर जा चुका होगा। ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन। बताओ बस आप लोग भी चलो इसे खत्म करें। अभी नहीं सर, नोट कर रहे सर। हो गया ना? कर लिया क्वेश्चन? अगले बढ़े ए। अब देखो बच्चों, इधर देखो, वही सर एक बोट है ए, ये बोट है। इस बोट का मास मान लो 10 किलोग्राम, और यहाँ पर एक बंदा है जिसका मास मान लिया 6 किलोग्राम। क्या मान लिया? अब देखो, if man jump with 5 meter per second वेलोसिटी, यदि आदमी जो है यदि आदमी जंप किया 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, then find वेलोसिटी बता दो। तो मुझे बोट की वेलोसिटी बताओ, बोट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? देखो, तुमने कभी देखा होगा, अगर तुम किसी बोट पर हो और तुम एक डायरेक्शन में कूदते हो तो वो बोट बेटा पीछे भागती है। बोट कहाँ भागेगी? तो बोट की वेलोसिटी मैंने मान ली। अब देखिए सर, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं। ये भी कौन कूदा है? आदमी। आदमी की वेलोसिटी यू मान ली अपॉन टोटल मास कैपिटल M प्लस स्मॉल m। सर मास आदमी कूदा है किस वेलोसिटी से? दोनों जोड़ दो, 6 पंजे 20 बटे 16, ये वेलोसिटी होगी। हाँ, 2 से काट दो, 15 बटे 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सही है? इस वेलोसिटी से हो जाएगा छुट्टी। जो वेलोसिटी होगी कार की, जो कार का
जो वेलोसिटी नाव की है, बोट की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, इतनी है, ठीक है, mu पीछे तरफ भाग गया ना वो माइनस आगे खत्म करें। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब देखो अगला चैप्टर है रोटेशन मोशन, ठीक है। अगर कोई भी चीज अपनी एक्सिस के अलाउंग घूम रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रोटेशन। मैंने कहा हमारे पास में जो पंखे दिख रहे हैं ये सब क्या कर रहे हैं, रोटेशन मोशन। अर्थ क्या कर रही है, रोटेशन मोशन। अगर कोई भी बॉडी अपनी एक्सिस के अलाउंग घूम रही है तो उस मोशन को हम लोग रोटेशन मोशन कहते हैं। अब रोटेशन मोशन किसके लिए होता है, रिजिड बॉडी के, किसके लिए, रिजिड बॉडी। अब ये रिजिड बॉडी क्या होती है, रिजिड बॉडी वो है जिस पर वह बॉडी जो बिना किसी बाह्य फोर्स के अपनी शेप और साइज without any external force which cannot change on shape or size, that body called rigid body, ठीक है। ऐसी कोई बॉडी जो जिस पर कोई बाहर कोई बल ना लगाया जाए और तो वो अपना ना शेप चेंज करे और ना ही साइज चेंज करे, तो उस बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी बोलते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारी चीजें हैं तुम्हारी, देखो पंखा, दीवार, पेन, ये सब क्या है, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी कौन सी नहीं है, फ्लूइड। कोई भी फ्लूइड है वो रिजिड बॉडी नहीं है, ठीक है। वो उसका शेप और साइज क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। तो वो रिजिड बॉडी नहीं है, बाकी सब क्या कहलाएंगी, तुम्हारी रिजिड बॉडी है। उतारना
चलते स्कूल में से मारू 2 से 5 बजे तक। ढाई बजे होगा और यार केमिस्ट्री का सिलेबस नहीं लगता है, केमिस्ट्री का सिलेबस कम है। हाँ फिजिक्स में मैंने तुम्हारा एक बताना भूल गया, मैंने तुम पर थोड़ा तरस खा दिया है। फिजिक्स में मैंने 2D खत्म करके खाली एनएलएम रख दिया है, ठीक है। हाँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन रख दिया है खाली। केमिस्ट्री में क्या है? अच्छा ये बंद हो गया। केमिस्ट्री में क्या है? केमिस्ट्री का केमिस्ट्री में तुम जाने, ठीक है। हमने बताया ऐसे 2 चैप्टर रख दीजिए सर, फादर पेरियोडिसिटी और केमिकल बॉन्डिंग और पेरियोडिसिटी, पीरियोडिक टेबल। यहाँ तक लिखना है। केमिस्ट्री सिलेबस तुम्हें उसी समय पता चलेगा, तुम्हें 2 बजे करेक्ट क्या सिलेबस आ जाए, ठीक है। चलो बायोलॉजी में कौन सी यूनिट है? सेकंड यूनिट। फिजिक्स में सिर्फ एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है सिर्फ, ठीक है। और एक दमदार क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि खाली उल जवाब पिछली बार की तरीका था, एक चैप्टर है दमदार क्वेश्चन हैं सारे के सारे, ठीक है। ऐसे ही बायोलॉजी में भी सेकंड यूनिट है वीआईपी क्वेश्चन। अब केमिस्ट्री में वो बायोलॉजी में वो भी क्वेश्चन है, बायोलॉजी में क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से हटके भी हैं। बोले तो सर ने बोला था इक्वल नंबर दे देंगे। अब तुम कहोगे कि एनसीईआरटी से हटके क्यों डाल दिए सर जी, तो कभी कभी किस्मत खराब होती है तो एनसीईआरटी से हटके क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत डाल दिया है एनसीईआरटी से हटके, ठीक है। ये ज़्यादा नहीं, ऐसा ही है 5-6 क्वेश्चन है। चलो अब पढ़ ले। जड़त्व आघूर्ण, एक जड़त्व। मेरी क्लास खत्म होगी, और तुम जाना प्रदीप के पास, प्रदीप सर के साथ पास में। कहना सर ये बताओ केमिस्ट्री सिलेबस क्या है? मैंने केमिस्ट्री का करेंगे। उन्हें पता तो आज भी नहीं है। हाँ जितना पढ़ा दिया सब तैयार कर दो, ठीक है। हाँ ये बात ये बात भी सही है। जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी बात करें हम लोग। देखो एक पूरे चैप्टर में सिर्फ यही है, और ये तुमको दमदार तरीके से याद करना है, ठीक है। मैं चीज़ें बताते जा रहा हूँ फटाफट। हम लोग आधा घंटा हम लोगों के पास में, आधे घंटे में हम लोग काफ़ी सारा कुछ सीखेंगे। देखो सबसे पहले जड़त्व आघूर्ण का काम क्या है बेटा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जो काम है वो किसी भी बॉडी को ना रेस्ट पर लाने की कोशिश करती है, वो किसी भी बॉडी को रेस्ट पर लाने की कोशिश करती है, ठीक है। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो क्या करने की कोशिश करेगी? रेस्ट पर लाने की। और कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है तो उसे अगर कोई बॉडी मूव करना चाहेगी, यानी कि तुम ये समझ लो चेंज का विरोध करती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका विरोध करती है? चेंज का, ठीक है। सो इधर देखो, एक सुन लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज का विरोध करती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हारी पड़ोसिन है, ठीक है। तुम पढ़ने जाओगे तब विरोध करेगी कि पढ़ क्यों रहे हो, और नहीं पढ़ोगे तब विरोध करेगी तो नकारा है, ठीक है, पढ़ता ही नहीं है, दिन भर घर पे पड़ा रहता है, ठीक है। तो ये जो भी तुम करोगे उसका विरोध करेगी, ठीक है। हाँ तो पड़ोसी है। अब देखो बच्चों, कोई मेरे पास में एक मास है m1। अगर मैं इस पॉइंट के अलाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखूं तो सबसे पहले इस मास से यहाँ पर मुझे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। परपेंडिकुलर डाल के ये डिस्टेंस क्या आ गई? r। तो इस एक्सिस के अलाउ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr², ठीक है। सिर्फ एक है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²। अगर तुम इसकी यूनिट देखोगे
मास की यूनिट केजी, ये क्या हो गया मीटर स्क्वायर, यूनिट क्या हो गई केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर mr स्क्वायर। ठीक है, अगर n पार्टिकल्स हो, देखना मान लो मेरे पास में एक पार्टिकल है m1, m2, m3, m4, m5, ऐसे ही है mn। ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं किसी बॉडी में, और मैं इस एक्सिस के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछूं तो करना कुछ नहीं है। सबसे पहले बेटा यहाँ से इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल लो। क्या मान लिया r1, इसे मान लो r2, इसे मान लिया r3, इसे मान लिया r4, ये हो गया r5, इसे मान लिया। बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, ऐसे n होंगे तो mn rn स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या हो गया फार्मूला। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, लेकिन बस एक बात याद रखना, जो भी पार्टिकल है और जिस एक्सिस पर पूछा जाए उस पार्टिकल से उस एक्सिस पर हमेशा परपेंडिकुलर लाइन डालनी है। देखो हर एक बंदा कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, कितना बना रहा है हमेशा परपेंडिकुलर, हमेशा जो एक्स जो है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए तुम्हारी बस। बता दिया। बता दिया है ना। अब हम बात करते हैं एक करके, बता लिया। अब देखो बच्चों, देखो एक मेरे पास में कोई थिन रॉड है, देखो एक मेरे पास कोई थिन रॉड है, ठीक है, कोई रॉड है। अगर इस रॉड की लेंथ बेटा L है और इसका मास मैंने N मान लिया, ठीक, ये रॉड हो गई, ये रॉड। अब अगर मैं इस रॉड का इस पॉइंट के अलाउंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछूं, देखो ये रॉड है, इस पॉइंट इधर से मैंने होल किया, इस पॉइंट के अलाउंग बीचों बीच हो गया, बीचों बीच इस पॉइंट के अलाउंग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा जाए, इसे I1 मान लो, तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर अपॉन 12। याद कर लेना ml स्क्वायर अपॉन, ठीक है। कोई भी रॉड है
अरे ये रॉड जस्ट बीचों बीच, ये बीचों बीच है, इसके अलोंग मूवमेंट ऑफ, चाहे ऐसे कर दूं चाहे मैं ऐसे कर दूं, एक ही बात है, ठीक है। इसके अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ml²/12। उसके बाद में हाँ ml²/12, ठीक है। ये अगर देखो, ये तुमने ऐसे करके पढ़ा होगा, मैं इसी की बात कर रहा हूँ रॉड की। इधर देखो, ये मैंने रॉड ले ली, अभी मैंने ये रॉड बताई तुम्हें, ये रॉड, इसका मास इस पॉइंट के अलोंग, इस पॉइंट के अलोंग, ठीक है, इस पॉइंट के अलोंग कह दो या इस एक्सिस के अलोंग कह दो, एक ही बात। इसके अलोंग जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12, और अगर मैं लास्ट कॉर्नर के अलोंग लूंगा, इसके अलोंग, तो ml²/3, और इस लाइन के अलोंग जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 0। इस पॉइंट के अलोंग अगर ये यहाँ से एंगल कितना बना रहा है, थीटा, यहाँ से एंगल बना रहा है थीटा, तो ये हो जाएगा I4 बराबर ml²/2 sin² थीटा। अगर इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा ml²/3 sin² थीटा, sin², ठीक है। ए देखो एक बार से, ये रॉड है, इस पॉइंट के अलाउंग देखो बीचों बीच हो गया, इसे मैंने बोला I1, ठीक है। इसके अलाउंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस बॉडी का ml²/2, सही है। अब मैंने लास्ट कॉर्नर से होल्ड किया और इस पॉइंट के अलाउंग इस प्रकार से ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। इसका होगा ml²/3, और सर जी ये रॉड है, इधर से डालूं और इधर से होल्ड कर दो, ऐसे हमारी रिफिल पड़ी हुई होती है, रिफिल पड़ी होती है। इसके अलाउंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या होगा, 0, ठीक है। अब ये बीच था सर, मैंने क्या किया, किसी को ऐसे डाला और ऐसे तिरछा, इस प्रकार से तिरछा, ठीक है। इसके अलाउंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ये एंगल थीटा है तो देखो वैसे बीच के अलाउंग क्या होता था ml²/12, अब हो जाएगा ml²/12 sin², ठीक है। इसी प्रकार से लास्ट कॉर्नर के अलाउंग क्या होता था, देखो ml²/3, अब लास्ट कॉर्नर के अलाउंग अगर इस एक्सिस के अलाउंग पूछ लिया तो हो जाएगा ml²/3 sin², ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ठीक है। ये उतार लो, फिर अगले वाले की बात करें, थिन रॉड के बाद।
क्या चाहिए सर? ये 12 सभी ने सपना इसी बराबर है यार। मैं बात बोल मैंने डिवाइस करवा मैंने अपने स्कूल वाले से कम थोड़ी एक बच्चों जैसे तो देखो ये रॉड है, ये रॉड ही तो है। अब सोचो इसका बीचों बीच वाला पॉइंट इधर है, देख लेना, मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ। बीच वाला पॉइंट यहाँ है, ठीक है, ये इधर कोई ये बीच वाला पॉइंट है इसका, ठीक है। तो अब मैं कहूँ इस वाले पॉइंट के अलाउंग, बीच वाले पॉइंट के अलाउंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² अपॉन 12 हो जाएगा, ठीक है। बेटा इधर से होल किया और इसको मैं इसके अलाउंग दिख रहा है ml² अपॉन 12 ml² अपॉन। अब मैंने क्या किया सर, ऐसे होल किया इस प्रकार से, इधर होल किया लास्ट कॉर्नर पर, चाहे मैं इस लास्ट कॉर्नर पर होल करूं, चाहे मैं इस लास्ट कॉर्नर पर होल करूं, ठीक है। और होल करके इसको मान लो ऐसे फिक्स कर दिया। अब इसके इस एक्सिस के अलोंग इस रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हो जाएगा ml² अपॉन 3। अब मैंने क्या किया, इधर से एक होल किया और एक इधर ऐसे निकाल दिया। अब मैं कहूँ ये वाली एक्सिस, इस एक्सिस के अलाउंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो मेरा होगा 0। क्या होगा? 0। अब मैंने क्या किया सर, मैंने एक होल ऐसे तिरछा किया, बीचों बीच से किया, लेकिन कैसा किया, तिरछा, ठीक है। और तिरछा करने के बाद में इसको ये एक्सिस ले ली, इस प्रकार से एक्सिस ले ली, ठीक है। तो इसके अलाउंग अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल, अब देखो बीच के अलाउंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, ml² अपॉन 3। बीच के अलाउंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था ml² अपॉन 12। अब सर इसके अलाउंग हो जाएगा ml² अपॉन 12 sin स्क्वायर थीटा। ऐसे ही मैं इस कॉर्नर पर ऐसे गया, अब भी ये एंगल कितना बना रहा हूँ, थीटा। तो सर लास्ट कॉर्नर के अलाउंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था ml² अपॉन 3। अब हो जाएगा ml² अपॉन 3 sin स्क्वायर थीटा। ये मेरा किसकी बात हो गई, रॉड की। ये मेरे पास रॉड की बात हो गई। देखो एक रॉड के बाद में मैं बात कर रहा हूँ बच्चों सर्कल, ठीक है। ये क्या है मेरा सर्कल, जिसे हम क्या बोले, रिंग हो गई, ठीक है। ये मेरी रिंग हो गई, ठीक है। रिंग की कुछ ना कुछ क्या मान ली हमने, रेडियस मान ली, कुछ रिंग की रेडियस मान ली। अब देखो कड़ा देना, कोई कड़ा दिया, ये है रिंग, यही तो रिंग है मेरी। अब सर इस रिंग का ये सेंटर है, इस सेंटर के अलाउंग, ठीक है, एक्सिस मेरी ये सेंटर है, इस सेंटर के अलाउंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इस सेंटर के अलाउंग वो मोमेंट ऑफ, इस प्रकार से दिखाऊंगा मैं बेटा, इस चीज को मैं इसमें इस प्रकार से दिखा सकता हूँ, ठीक है। इस सेंटर के अलाउंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ये रेडियस r है, इसे I1 मान लिया, तो I1 हो जाएगा तुम्हारा mr², ये कर दिया। उसके बाद देखो उसके बाद मैंने यहाँ नीचे से होल किया और ऊपर से होल किया। अब मेरी एक्सिस ये बन गई, हो गई। तो यहाँ पर ये क्या बन गया तुम्हारा, डायमीटर। देखो ये क्या है बेटा, व्यास। देखो इधर से अगर गुजारोगे तो ये इसके अंदर से होते हुए ऐसे डायमीटर से, व्यास से ही तो गुजरेगी। तो अगर मैं इस एक्सिस के अलाउंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखूंगा इस रिंग का, तो इस एक्सिस के अलाउंग इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों डायमीटर, ठीक है। इसके अलाउंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है
वो होता है mr² / 2, mr² / ये मेरी क्या थी रिंग, ये क्या थी रिंग। अब रिंग के बाद में अगर मैं डिस्क ले लूं, डिस्क मैंने कल बताया था तुम लोगों के लिए, डिस्क मैंने कल बताया था, ठीक है। डिस्क क्या होती है अंदर से भरी हुई, ठीक है। अगर ये डिस्क है, डिस्क में इसके अलाउंड, ठीक है, डिस्क मतलब रोटी को तुम लो और ऐसे और इस प्रकार से घुमाओ, ठीक है, इस सेंटर के अलाउंड, इस सेंटर के अलाउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा किसका, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr² / 2। और अगर मैं इस डायमीटर के अलाउंड देखूंगा डिस्क का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/। अब फिर देखो सर, रिंग का सेंटर के अलाउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², डायमीटर के अलाउंड mr²/2। जो इसका डायमीटर के अलाउंड है डिस्क का, वो किसके अलाउंड है, सेंटर के अलाउंड। सेंटर के अलाउंड कितना है mr²/2 और डायमीटर के अलाउंड mr²/4। एक चीज और देखो सर, यहाँ पर सेंटर के अलाउंड mr² है और डायमीटर के अलाउंड इसका आधा कर दिया। यहाँ पर जो सेंटर के अलाउंड है डायमीटर के अलाउंड उसका क्या कर दिया, आधा, ठीक है। ये हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। ये लो, ठीक है। अब मेरे पास में एक क्या आ गया, रिंग आ गई, एक क्या आ गई, डिस्क, एक रिंग आ गई, एक डिस्क आ गई। अब हम लोग अगले की बात करते हैं। सर अब मैं लेता हूं सॉलिड स्फीयर, ठीक है। एक सॉलिड स्फीयर जानते हो, भरतल गोला। सॉलिड स्फीयर क्या होता है, गुलाब जामुन तुम्हारा सॉलिड स्फीयर है, हाँ सॉलिड स्फीयर है नहीं है, अरे गोल होता है, या बेसन के लड्डू कह दो तुम, वो भी क्या होते हैं, सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। सर्कल और सॉलिड स्फीयर में अंतर है। जो लड्डू और तुम्हारी जो तुम चूड़ी पहन रहे हो, ये कड़ा पहन रहे हो, तो कड़ा क्या है, सर्कल, इसे बोलते हैं रिंग, ठीक है। और सॉलिड स्फीयर क्या है तुम्हारा, ठीक है, हाँ सॉलिड स्फीयर गोल होता है, ठीक है। इसे रफ कर दूं। अब देखो, अगर मैं सॉलिड स्फीयर लूं, ठीक है, चलो देखो सर, अगर मैं सॉलिड स्फीयर लिया, सॉलिड स्फीयर का सिर्फ एक ही याद रखना, कहीं से भी जाए बस सेंटर से जाए, कहीं से भी जाए, कहां से जाए, सेंटर से जाए। सबका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जितनी है सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr², ठीक है। सॉलिड स्फीयर अगर हॉलो स्फीयर हो, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर क्या होता है, हॉलो स्फीयर का एक एग्जांपल प्लास्टिक की गेंद, प्लास्टिक की, ये क्या है, हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर का सेंटर के अलाउंड कहीं से जाए, बस सेंटर से जाए, कोई भी लाइन हो, सबका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr², इसका 2/5 mr², ठीक है, 2/3, ठीक है। ये हो गया सॉलिड स्फीयर, और कौन सा हो गया, हॉलो स्फीयर। डिस्क हो गया और क्या हो गया, रिंग हो गया, डिस्क हो गया और रिंग। सॉलिड स्फीयर या हॉलो स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अलाउंड किसी भी पॉइंट से जाए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उधर 2/5 mr², इधर 2/3 mr²। फिर अगले बढ़ते हैं।
खत्म करें? अरे 2 गोला खींचो, एक 2/5 लिखो, एक में 2/3 लिखो, बस छुट्टी हो गया हमारी सुबह। हटा दें। अब देखो रेक्टेंगुलर लैमिना, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर लैमिना, ये मेरे पास में कोई प्लेट है। रेक्टेंगुलर लैमिना का मतलब हो गया ऐसी आयत के आकार की प्लेट। अगर इसकी लंबाई L है, एक लंबाई L में लूंगा, अगर ये लेंथ A मान लिया और विड्थ को क्या मान लिया मैंने, B, एक अगर ये A है और ये क्या है, B, और इसका जो मास है वो मैंने क्या मान लिया, ठीक है, कोई भी, चाहे कैपिटल M चाहे स्मॉल m। अब देखो एक, अगर मैं इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछूंगा, अब तो मुझे एक बात बताओ सर, मेरे पास में एक रॉड होती थी, उस रॉड का ये जो लेंथ अगर L थी तो इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, ये किसको काट रही थी, L को, ये किसको काट रही है बीच से, A को, तो ma² सही है। अगर मैं इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए, अब ये किसको काट रही है, B को, तो mb²/12। अगर मैं इस कतई इसके अराउंड पूछा जाए, इसके अराउंड, ठीक है, इस पॉइंट के अराउंड अगर पूछा जाए, जैसे मान लो ये मेरे पास रेक्टेंगुलर लैमिना है, ठीक है सर, मैं इसके अराउंड कहूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो अगर ये लेंथ मैंने क्या ली है A, तो क्या होगा ma²/12। ये लेंथ मेरी B है, तो इसके अराउंड क्या होगा, mb²/12। अब मैं कहूँ सर मैं इधर से होल किया और इधर ऐसे निकाल दिया, अब मैं कहूँ इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ठीक है, इसके अराउंड, तो इसके अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसके अराउंड ये I3 मान लिया, तो ये हो गया m/12 a² + b², ठीक है, m/12 a² + b², ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इन दोनों को ऐड कर दो, ये आएगा, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग, ये आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक। रेक्टेंगुलर लैमिना, खत्म, बता लिया। बता लिया, अब तो बता लिया। अब बताओ, ये तुम बताओ, कौन बताओ, पीछे तीनों बच्चियां, बेटा बताओ, इसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीनों बताओ, सिर्फ 3 बोलोगे तुम लोग, नहीं बोलेगा। ml²/12, इसके अलावा जोर से बोलो, इसके अलावा ml²/3, तो इसके अलावा बेटा, इसके अलावा ml²/12, इसके अलावा ml²/3, इसके अलावा 0, सही है। अब बताओ, अब आप बताओगे कौन, अब सबसे पीछे आप तीनों, बेटा रिंग का सेंटर के अलावा, रिंग का सेंटर के अलावा सिर्फ mr², डायमीटर के अलावा mr²/2। अगर ये रिंग डिस्क होती तब आपका ऑप्शन ठीक था, अगर ये रिंग ना होके क्या होता डिस्क, तब आपका ऑप्शन ठीक था, ठीक है। एक्सेलरेशन में